नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें इससे पहले मैंने ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान और स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे जापान का संविधान। जापान है वो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में स्थित है और ये 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। उनके नाम हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशु। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक है। यहाँ का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है और लोग रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं। उनका विश्वास है कि उनका देश ईश्वर की कृति है। संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में ये अब विद्यमान नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो भाग्य में विश्वास करते हैं और व्यक्ति व समाज से जुड़ी हुई घटनाओं की व्याख्या भाग्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। खनिज संसाधनों की यहाँ काफ़ी कमी पाई जाती है, अतः निर्यात किया जाता है और यहाँ भूकंप भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। आपने कभी न्यूज़ सुना होगा इंटरनेशनल न्यूज़ में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जापान में जो चक्रवात है, तूफान है, भूकंप है, काफ़ी मात्रा में आते हैं। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जापान की शक्ति बहुत कम हो गई थी। उससे पहले तो ये एक महाशक्ति के रूप में था और यहाँ पे सर्वसत्तावादी शासन पाया जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब इसकी शक्ति में कमी हो गई, लेकिन फिर ये उठ खड़ा हुआ और आज भी जापान महाशक्ति के रूप में है और इसको जो विश्व के 8 सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ के जो जहाज हैं वो 7 महासागरों में तैरते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी में भी जापान काफ़ी आगे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की कैमरे, घड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिलाई मशीन, कार, बस, ट्रक, लॉरियाँ, रेल के डिब्बे आदि सभी निर्यात किए जाते हैं। यानी यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, उसमें यह विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। अगर यहाँ के लोगों का हम चरित्र देखें तो वहाँ की उन्नति का राज वहाँ की जनता का चरित्र है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही परिश्रमी होते हैं, चतुर होते हैं, अपने कार्य में दक्ष होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, कला, साहित्य, संगीत व खेल कूद के प्रति अनुराग रखते हैं। यहाँ के व्यक्ति इतने परिश्रमी होते हैं कि जब वो अपने कार्य के लिए जाते हैं तो वो एक भी मिनट अपने जो देश के लिए दिया हुआ समय होता है उसको बर्बाद नहीं करते हैं। और यह जापान की उन्नति का राज है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान की शक्तियाँ बहुत कम हो गई, तहस नहस हो गया, यहाँ पे जब परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद कुछ ही समय बाद जापान वापस उठ खड़ा हुआ। तो कोई भी इस तरह की विपत्ति जो जापान में आती है वो उसको तोड़ नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, देश प्रेमी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने राष्ट्र को पुनः खड़ा कर देते हैं। जापान को सूर्योदय का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। जापानी भाषा में इसका नाम निहोन या निपन है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब जापानी शासन प्रणाली के अध्ययन का महत्व, कि भाई हम जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जापान की जो प्रणाली है उसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। पहला कारण है कि ये प्रगतिशील राष्ट्र है। दूसरा है कि जापान एशियाई जागरण का प्रतीक देश है और यह एशिया तथा एशिया का पहला देश है जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी। जापान ने नारा दिया, एशिया एशिया वालों के लिए है। तीसरा कारण है कि एशिया में संसदात्मक पद्धति का ये जनक है। पश्चिम में तो ब्रिटेन का हमने इससे पहले अध्ययन किया था, तो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली पाई जाती है और इसी प्रकार अगर हम एशिया में देखें तो एशिया में जापान ने सर्वप्रथम इस शासन व्यवस्था को अपनाया है। और हम इसके संविधान के विकास का अध्ययन करें तो जो इसका इतिहास है वो 8वीं शताब्दी से ही हमें मिलता है, जबकि वहाँ पर शासन सुव्यवस्थित रूप में हमें देखने को मिलता है। और अगर इनके जापानी दंत कथाओं के अनुसार वहाँ के जो सम्राट है जिम्मू, जो सूर्य देवता के वंशज माने जाते हैं, 660 ईसा पूर्व में जापानी साम्राज्य की उन्होंने नींव डाली थी। 1185 तक बौद्ध धर्म व
चीन की केंद्रीकृत नौकरशाही का वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात सामंतशाही युग रहा 1185 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और उसके बाद में चीनी पद्धति यहाँ अधिक स्थायी नहीं रह पाई और प्रतियोगिता के स्थान पर उन्होंने नियुक्ति वंश परंपरागत होने लगी। यानी चीनी पद्धति में जो प्रतियोगिता था उसके स्थान पे उन्होंने जो नियुक्ति थी वो वंश परंपरानुगत होने लगी। अतः राजकीय जो पद थे और जागीरों पर विशेष कुलों का अधिकार होने से सामंतशाही का वहाँ पे जन्म हुआ। सामंतों ने सम्राट को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया और 12वीं शताब्दी तक वहाँ मीनामाटी नामक परिवार ने सम्राट पर पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया तथा सैनिक प्रशासन की स्थापना की, लेकिन सम्राट को अपदस्थ नहीं किया कि वहाँ सम्राट भी था लेकिन सैनिक शासन की स्थापना हो गई, लेकिन सम्राट भी बने रहे और उसे शोगुन सर्व विजयी सेनानी की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 1600 ईस्वी में तोकुगावा वंश ने समस्त प्रत्याशियों को समाप्त करके सम्राट पर एक छत्र प्रभाव स्थापित कर लिया। तोकुगावा प्रशासन 1603 से 1887 तक इसका शासन रहा और यह भी एक सामंतवादी राज्य था। वास्तविक जो प्रधान था उसको शोगुन अथवा राजा कहा गया और शोगुन शासन में जो शासन व्यवस्था थी वह विकेंद्रित थी, अर्थात अपनी शक्तियों का प्रयोग शोगुन या राजा के द्वारा समस्त सरदारों की सहायता से किया जाता था, न कि जनता के द्वारा। और यहाँ पर एकांतता का युग था और उसके बाद में आया मेइजी पुनरागमन और आधुनिक युग की शुरुआत जो 1867 में शोगुन साम्राज्य के पतन के बाद में शुरू हुई। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।